दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक केस के बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और एक आप टॉपिक भी कह सकते हो, कंसेंचुअल रिलेशनशिप। कंसेंचुअल रिलेशनशिप पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, एक बड़ी टिप्पणी की है। उस पे जाने से पहले पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंसेंचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। जब कोई लड़का और लड़की अपनी सहमति के साथ एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो रिलेशनशिप एक दिन का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, कितने भी साल का हो सकता है और कितने भी महीनों का हो सकता है और कितने भी दिनों का हो सकता है। तो वो अपनी सहमति के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, तो उसमें वो अपने फिजिकल रिलेशनशिप जनरेट कर रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उस जैसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं कंसेंचुअल रिलेशनशिप कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में। अब जो ये केस है वो क्या है, कंसेंचुअल रिलेशनशिप के अंदर एक लड़की जो कि पहले से शादीशुदा थी, उसके पास 4 साल का एक बच्चा था और वो अपने पहले वाले जो हस्बैंड है उससे क्या ले लेती है, खुला नामा ले लेती है। खुला नामा का मतलब क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो कुरान है, कुरान के अंदर एक आयत लिखी होती है जहां पर मुस्लिम औरतों के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, जहां पर जो मुस्लिम महिला जब खुला नामा ले लेती है तो वो अपने पति से अलग हो जाती है। इसी तरह से जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर डाइवोर्स होता है कि वो अपने पति से अलग होना चाहती है तो डाइवोर्स लिया जाता है, तो वो अपने हस्बैंड से यानी कि खुलानामा ले लेती है और अपने पेरेंटल होम में आ जाती है और अपने बच्चे के साथ रह रही होती है। तो वहां पर नेक्स्ट उसके नेबर में ही एक स्टूडेंट वहां पर रह रहा था जो कि 25 ईयर ओल्ड था। वो उसके संपर्क में आती है, दोनों के बीच में कंसेंचुअल रिलेशनशिप जनरेट होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं या साथ में रहते हैं या अपने उनके रिलेशनशिप जनरेट होते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है उनके बीच में। तो जो लड़की ने एलिगेशन लगाया वो यही एलिगेशन लगाया कि लड़के ने मुझे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जनरेट किए हैं, यानी कि मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो उसने ये मेरे से यानी कि झूठा शादी का वादा किया है, जिसके कारण उसने मेरे से फिजिकल रिलेशनशिप जनरेट किए हैं। तो इस तरह से एलिगेशन लगाने के बाद थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और जब थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है, यानी कि अल्टीमेटली सेकंड जो टास्क होता है वो कोर्ट के अंदर केस जाता है और लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसकी ट्रायल चलता है सेशन कोर्ट के अंदर। जब सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था और चार्ज फ्रेम कर दिए गए, जो चार्ज फ्रेम किए गए वो आईपीसी 376 सबसेक्शन 2 और क्लोज एन के अकॉर्डिंग एक सेक्शन लगाया गया आईपीसी का, और साथ में 506 आईपीसी का सेक्शन लगाया गया। अब इसको रेप ऑफेंस के अंदर ट्रायल किया जा रहा था सेशन कोर्ट के अंदर। तो जो एडवोकेट थे, एक्यूज पर्सन के जो एडवोकेट थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इस एलिगेशन के अगेंस्ट एक अपील दायर की बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए इसको ट्रायल को जो का तो रहने दिया, यानी कि जो सेशन कोर्ट कर रहा है, यानी 376 के अकॉर्डिंग जो ट्रायल चला रहा है और जो साथ के साथ आपका 506 के अकॉर्डिंग जो ट्रायल चला रहा है वो सही चला रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है इनकी अपील को डिनाई कर दिया गया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जो लड़का था, जो एक्यूज पर्सन था इसके अंदर, उसने अपने वकील की हेल्प के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को यानी क्रिमिनल अपील को एक्सेप्ट किया और वहां पर इसकी जो सुनवाई थी वो डबल बेंच के द्वारा की गई। जो डबल बेंच थी वहां पर वो जस्टिस बी नागारत्ना एंड जस्टिस आपके एस.सी. शर्मा ने इनकी सुनवाई की, जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, एक बड़ी स्टेटमेंट दी, जिससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि इस कंसेंचुअल रिलेशनशिप का हमारी सोसाइटी के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर या एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो जो कोर्ट ने, जो डबल बेंच ने जो स्टेटमेंट दी, मैं जो कि तो आपको बता रहा हूं, तो वो क्या थी स्टेटमेंट, सच कंडक्ट नॉट ओनली बर्डन द कोर्ट। कहता है इस तरह का जो कंडक्ट है, यानी जो कंसेंचुअल रिलेशनशिप के जो केस आ रहे हैं, जो ये केवल कोर्ट पे ही बर्डन नहीं है, बट बोल्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्यूज ऑफ सच ए हेनियस क्राइम। कहता है अगर मान लो ये क्या करता है, जो इंडिविजुअल जो एक्यूज बनाया गया है उसके अंदर हीनियस क्राइम के अंदर, तो उसकी आइडेंटिटी को भी क्या करता है, धूमिल करता है। इसके बाद क्या कहता है कोर्ट, दिस कोर्ट हैज टाइम, इस कोर्ट के पास अब भी समय है, और अगेन वार्न अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द प्रोविजन, और वो कोर्ट वार्न करता है कि इस तरह की प्रोविजन का क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है
एंड हैज टर्म इट ए फुली टू ट्रीट, और यह एक टर्म होगी मूर्खतापूर्ण अगर टू ट्रीट ईच ब्रीच ऑफ प्रोमिस टू मैरी, कहता है हर किसी जो मैरिज का प्रोमिस किया जाता है और उसका ब्रीच हो रहा है, और उस ब्रीच को एक इंसान को जो प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है यानी उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है वो 376 का चलाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हर किसी जो भी मैरिज का ब्रीच हो रहा है, जो प्रोमिस ऑफ मैरिज किया जा रहा है और उसका ब्रीच किया जा रहा है लड़की के द्वारा, और उसको 376 के अकॉर्डिंग केस चलाया जा रहा है, तो यह हमारे लिए क्या होगा, मूर्खतापूर्ण होगा। तो ये जो बड़ी स्टेटमेंट दी थी ये डबल बेंच ने दी थी, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा के द्वारा दी गई। साथ के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप टर्निंग श्योर, कि जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप होते हैं वो टर्निंग श्योर हो जाते हैं, यानी कुछ समय के बाद उनमें कड़वाहट आ जाती है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह रेप का जो रेप केस जो उसके लड़के के अगेंस्ट लगा था उसको कैंसिल कर दिया। साथ के साथ ये भी कहा कि द सुप्रीम कोर्ट कैंसिल ए रेप केस ए 25 ईयर ओल्ड मैन, ये कैंसिल करता है, स्ट्रेसिंग दैट ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप टर्निंग श्योर, अगर कंसेंसुअल रिलेशनशिप टर्निंग श्योर हो जाते हैं या उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती है, यानी कि लड़के और लड़की के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते कि ग्राउंड फॉर इनवोकिंग द क्रिमिनल मशीनरी, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि उसको हम क्रिमिनल मशीनरी का मिसयूज करें, यानी कि क्रिमिनल मशीनरी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसिक्यूशन करें, क्योंकि वो रेप ऑफेंस तो है नहीं, तो रेप ऑफेंस नहीं है तो उसको वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप था, और कंसेंसुअल रिलेशनशिप को रेप ऑफेंस के अंदर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस केस के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो रेप की जो डेफिनेशन है मैंने पहले भी आपको बताई है कि रेप का मतलब क्या होता है। रेप के अंदर जो 1860 आईपीसी थी उसके अंदर भी रेप को डिफाइन किया गया था, जहां 4 उसके पार्ट्स के अंदर ए बी सी और डी के अंदर डेफिनेशन बताई गई थी रेप क्या होता है, और उसके साथ 7 कंडीशन भी लगाई गई थी वो रेप की क्या कंडीशन होती है, और उसके अंदर 2 एक्सेप्शन भी थी जहां पर डॉक्टरी प्रोसीजर को और हस्बैंड को उससे बाहर रखा जाता था, तो उस कैटेगरी को रेप बोलते थे। तो मैं आपको शायद रेप की डेफिनेशन याद करा रहा हूं कि रेप का मतलब क्या होता है। रेप का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान यानी कोई भी व्यक्ति जो एक्यूज बनाया जाता है उसने क्या टास्क किया होना चाहिए कि उसने अपना पेनिस इंसर्ट किया हो, यानी कि लड़की की वजाइना में, यूरेथ्रा में या माउथ में या फिर एनस में, वो किसी भी सीमा तक हो सकता है भाई पेनिस इंसर्ट किया हो। सेकंड क्या हो, उसने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हो, कहां पर, उसके वजाइना में, उसके एनस में, यूरेथ्रा में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हो, वो कितने भी एक्सटेंट तक हो सकता है। जो थर्ड था कि उसकी बॉडी को इस तरह से मैनिपुलेट किया हो कि उसको सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो कि वो ऐसा कोई टास्क करे, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट उसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट था कि उसने अपना माउथ, जो एक्यूज पर्सन ने अपना माउथ अप्लाई किया हो उसकी यूरेथ्रा पे, उसके वजाइना पे या उसके ब्रेस्ट पे, तो इस तरह का कोई भी चीजें उसने ऐसी की हो तो वो सारी की सारी कैटेगरी क्या आती है, रेप की डेफिनेशन के अंदर आती है। जो फोर्थ पॉइंट था उसके अंदर आप वजाइना पे उसने अपना माउथ लगाया हो, एनस में लगाया हो, यूरेथ्रा में लगाया हो, तो इसको भी किसी भी अंदर कैटेगरी के अंदर डेफिनेशन के अंदर लिया जाता है, रेप की ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर लिया जाता है। अब इसके अंदर जो 7 कंडीशन लगाई थी, ये जो चारों की चारों जो डेफिनेशन थी, जो चारों डेफिनेशन आई है, इसके साथ ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ये जो टास्क हो रहा है उसकी अगेंस्ट हिज विल, उसकी अगेंस्ट हर विल, उसकी विल के अगेंस्ट हो रहा है, और क्या है, विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना हो रहा है, और उससे कंसेंट ली गई है फोर्सफुली करके या उसको डेथ का डर दिखा के तो ली गई है, या फिर उसके बाद आपको या उसको यह एहसास दिलाया गया है कि वह लॉफुल उसका हस्बैंड है, या फिर उसकी जो कंसेंट ली गई है तब ली गई है जब वो अनसाउंड है, या फिर वो 18 ईयर से कम की एज की है, या फिर वो कम्युनिकेट करने में अनेबल है। जब ये 7 पॉइंट इस 4 डेफिनेशन के साथ एग्जिस्ट करते हैं तब रेप ऑफेंस कमिट होता है, तो उसको रेप की डेफिनेशन कहा जाता है। और यहां पर जो रिलेशनशिप जनरेट हुए हैं, जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप जनरेट हुए हैं, कंसेंसुअल रिलेशनशिप के अंदर उनके अंदर म्यूचुअल कंसेंट थी, नॉट अगेंस्ट हर विल था, उसके विल के अगेंस्ट नहीं था, उसकी कंसेंट के अगेंस्ट नहीं था, उसको कोई ऐसा डेथ का कोई थ्रेट नहीं दिया गया था। तो इस तरह के केस को कैसे रेप ऑफेंस के अंदर ट्रायल किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी के साथ बोला है। और ये एक केस नहीं है रिसेंटली, इससे मैं कई महीनों से इसकी स्टडी कर रहा था, पिछले 5 से 6 मंथ से मैं इसकी स्टडी कर रहा था।
तो 5 से 6 मंथ से मैंने जो इसके लैंडमार्क जजमेंट पढ़े, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं और हाई कोर्ट ने भी लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। अब ये एक और अभी रिसेंटली एक और केस आज के डेट के अंदर ही मैंने एक और रीड आउट किया है, जिसके अंदर क्या कहा गया है, जो कंसेंचुअल टाइस टर्निंग बिटर कैन नॉट वारंट रेप चार्ज। किसने कहा है ये? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा है जो कंसेंचुअल रिलेशनशिप है उसको हम रेप चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, क्योंकि यहां पर चीफ जस्टिस ने एक केस की सुनवाई की थी जहां चीफ जस्टिस ने रेप के ऑफेंस को कंसेंचुअल रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग रखा है, यानी कंसेंचुअल रिलेशनशिप और रेप का ऑफेंस दोनों डिफरेंट है। तो यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इस केस को दर्ज करती है, जो प्राइमा फेसाई माना जाता है, तो प्राइमा फेसाई जब आपको ये पता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कैसे केवल लड़की के बिहाफ पर, लड़की के केवल स्टेटमेंट के बेस पर एक रेप ऑफेंस दर्ज हो जाता है, 376 लग जाती है, और जो अब नया जो हमारा कानून आया है उसके अकॉर्डिंग जो धाराएं लग जाती है वो हमारा जैसा भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो नई ऑफेंस के अंदर जो अलग अलग सेक्शन के अंदर ये दर्ज हो जाती है, तो केवल एक लड़की की स्टेटमेंट पर उस लड़के के ऊपर रेप के ऑफेंस के अंडर एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है, जिसके कारण उसकी ना तो आपकी एंटीसिपेटिव बेल बड़ी मुश्किल से होती है। पहली बात तो एंटीसिपेटिव बेल मिलना बड़ा मुश्किल है इस केस के अंदर। दूसरी बात जो रेगुलर बेल है वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रेगुलर बेल के अंदर आप सेशन कोर्ट के अंदर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करोगे, वहां से तो मुश्किल है आपको चांसेस भी, फिर आप हाई कोर्ट अप्रोच करोगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करोगे, फिर तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाती है। तो मेरा एक सजेशन है कि केवल लड़की की स्टेटमेंट के ऊपर आपने कि वो जबकि कंसेंचुअल रिलेशनशिप थे उसके ब्याह पर आप रेप केस दर्ज कर लेते हो और केवल लड़का सफर करता है, यानी कि जो लड़का था उसके तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, जो संविधान ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए हैं, इक्वालिटी का जो राइट दिया है, तो उसका तो वहां पर ब्रेक हो गया। लेकिन एक चीज को आपने इतना राइट दे दिया कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो कंसेंचुअल रह रहे हैं, तो उसके साथ वो रेप का ऑफेंस का केस दर्ज हो जाता है, जिसके कारण वो केवल लड़का ही सफर करता है। हाँ, यहां पर क्या किया जाना चाहिए था, जो रेप ऑफेंस है उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर जो सेपरेट किया हुआ वो अलग रखे, जो कंसेंचुअल रिलेशनशिप है उनको अलग रखे। कंसेंचुअल रिलेशनशिप के लिए एक नया कानून लाया जा सकता है, एक नई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है, या उसी कोर्ट के अंदर सुनवाई हो सकती है, किसी अदर सेक्शन के अंदर उसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर कंसेंचुअल रिलेशनशिप को ही रेप ऑफेंस बना दिया गया तो यहां पर जो केस की भरमार है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आज हमने जो इस केस के माध्यम से सीखा, क्योंकि यहां पर जो लड़की है, लड़की के पक्ष में भी एक बात है कि लड़की ने जो उस पे फेथ किया लड़के पे, और उसने अपने पहले वाले हस्बैंड को खुलानामा दे दिया, जहां पर उसने उसका फेथ यहां पर ब्रेक हुआ, जिसके कारण उसने ये एलिगेशन लगाए रेप के। लेकिन रेप के यहां एलिगेशन लग नहीं सकते, क्योंकि दोनों की क्या है, म्यूचुअल कंसेंट है, नॉट लड़की के अगेंस्ट विल के अगेंस्ट नहीं है, लड़की के कंसेंट के अगेंस्ट नहीं है, लड़की को धोखा देकर ऐसे रिलेशनशिप नहीं बनाए गए हैं, और ना ही लड़की की जो अंडर 18 है वो अंडर 18 भी नहीं है, और वो अनसाउंड भी नहीं है। तो वो सारी जो कैटेगरी होती है वो भी फुलफिल होती है। तो रेप का चार्ज फ्रेम किया गया, उसके अकॉर्डिंग ट्रायल चलाया गया, और लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रेप के जो केस था उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये एक टाइम की वेस्टेज है हमारे जुडिशरी के अंदर, एक एक्स्ट्रा बर्डन है, और लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी का जो मिसयूज हो रहा है वो भी साथ के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेप अगर किसी महिला के साथ अगर रेप का ऑफेंस होता है वो हीनियस क्राइम है और उस पर अल्टीमेटली एफआईआर लॉज होनी चाहिए, साथ के साथ लॉज होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ एक बात और है कि आपकी एफआईआर तब लॉज होनी चाहिए जब आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ ना रह रहे हो, म्यूचुअल कंसेंट के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड ना कर रहे हो, तो आपके जो फिजिकल रिलेशन है वो पहले से जनरेट ना हो रखे हो। अगर आपके फिजिकल रिलेशनशिप आपकी सहमति के साथ पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं, आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, आप अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में, लेकिन थोड़े समय के बाद वही प्रेम, वही प्यार जो आप कर रहे थे उसको आप रेप के कैटेगरी में डाल देते हो, तो ये दोनों की नजरों में ही गलत है। एक इंडिविजुअल की नजरों में भी गलत है, दृष्टिकोण से गलत है, और एक समाज के दृष्टिकोण से भी गलत है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि जो मशीनरी का है, जो इन प्रोविजनों का है, यानी कि वो क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो आप अपने अच्छे लॉयर से कंसल्ट कीजिए, साथ के साथ आप अप्रोच कीजिए हाई कोर्ट में उसी समय,
क्वेश्चन के लिए जाइए, और साथ के साथ अगर क्वेश्चन वहां से नहीं होती तो आप साथ के साथ आप अप्रोच कीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि जब तक कानून में चेंज नहीं होता, जब तक कानून में इनके लिए अलग से कैटेगरी नहीं बनती, तब तक, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका जो थाना प्रभारी है वहां का, जब इस केस को दर्ज करता है वो इंस्टेंट केस को दर्ज कर लेता है, उसको ये नहीं पता होता इतने लंबे समय से रह रहे हैं साथ में, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनको 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ हुआ है, या 1 ईयर हुआ है, या 2 ईयर हुआ है, या 3 ईयर हुआ है, इस रिलेशनशिप को भी वो रेप कैटेगरी में एफआईआर लॉन्च कर लेते हैं और साथ के साथ उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि रेप का ऑफेंस होते ही नॉन अवेलेबल वारंट आपको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेगी और जेल में डाल देगी। यहाँ पर जो लड़के के पास है वो इक्वली राइट नहीं मिला एज कंपैरिजन लड़की के, क्योंकि लड़की की एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तो उसे बाद में मिली है,